हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। प्रीलिम्स 2026 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं तो एक अलग प्रेशर, एक अलग सेंटिमेंट रहता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, एक दो दिन गुजर जाता है, तो फिर लगता है कि शायद ये क्वेश्चंस मैं कर सकता था या कर सकती थी, ये क्वेश्चंस मुझे पता था। ये डिफरेंस बस होता है प्रेशर का, कि उस टाइम पर वो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है, उस प्रेशर में ही आपको सॉल्व करना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट सोर्सेस जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो कि सिंगल सोर्स से आए हुए हैं। वो सोर्स ऐसा है जो कि सबके पास है, किसी एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसके पास नहीं होगा। एवरीबडी हैज दैट सोर्स, बट द प्रॉब्लम इज जिसने उस सोर्स को सही से यूटिलाइज कर लिया है, गाड़ी उसी की आगे चली होगी, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। सो 100 क्वेश्चंस इस बार प्रीलिम्स में आए थे, उसमें से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस, 30 से 40 क्वेश्चंस डुएबल थे, ऑन द लाइंस ऑफ PYQs थे। अब आपको तो पता ही है कि हमने ये PYQ की माइक्रो थीम हमने दिसंबर में लॉन्च की थी और 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसको परचेज किया था। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं बताऊं कि इस PYQ माइक्रो थीम से कितने क्वेश्चंस फंसे हैं। जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस बताए थे, वो कितने क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। बहुत लोगों का ये कहना है, बहुत लोग गुमराह भी कर रहे हैं कि PYQ से कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हर एक सब्जेक्ट से PYQ का कितना बड़ा रेलेवेंस है, और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि एग्जामिनर का माइंडसेट हम समझेंगे। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे पास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि ऑलरेडी हमारे बैच में थे, ऑलरेडी हमारे PGP प्रोग्राम में थे, रैंकर्स बैच में थे, जो MAGP प्रोग्राम में थे, और वेरियस अदर जो ब्रोशर जिन्होंने लिया है, जिन्होंने ये मॉड्यूल लिया है, उनके लिए भी बहुत, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट हम देने वाले हैं। ओके, इट्स बिग बिग सरप्राइज। पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन शुरू करते हैं, ठीक है, सेट वाइज चलते हैं। हिस्ट्री के पोर्शन से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 19, जो जिक्र कर रहा था एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह के ऊपर। एंड आई कंप्लीटली अग्री कि एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह कभी यूपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन जो मूवमेंट है, आप थीम देखिए, थीम क्या है। ये दोनों थीम बात कर रही है, मतलब अपोज करना। एक थीम बात कर रही है रेंट को अपोज करती है, और दूसरी थीम बात कर रही है हमारी कि अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, एक थीम लैंड रेवेन्यू पे है और एक रेंट को अपोज कर रही है। नाउ ये जो हमारी माइक्रो थीम थी हिस्ट्री की, इसमें लेवल 2 में हमने एक प्रोजेक्शन की थी। क्या प्रोजेक्शन की थी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये PYQs हैं, तो PYQs में 2018 और 2011 में, ठीक है, इन लोगों ने सत्याग्रह के बारे में पूछा था। एक तो सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हो गया था, उसके बाद यहां पर था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा होगा, जो आपकी फैकल्टी, जो आपके टीचर होंगे, वो डेफिनेटली बारदोली सत्याग्रह और फिर एका मूवमेंट के बारे में उन्होंने पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो फिर मतलब आपकी जहां पे भी नहीं पढ़ाया होगा गलत है वो। ठीक है, हमारे यहां भी जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने बारदोली, एका सत्याग्रह, इनफैक्ट खेड़ा और चंपारण और महद सत्याग्रह जो अंबेडकर जी ने किया था, सब कुछ पढ़ाया था। और जब ये यूपीएससी पूछ सकती है सत्याग्रह हमारा ये वाला, तो यूपीएससी क्यों नहीं एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह पूछ सकती है? डेफिनेटली पूछ सकती है। तो फिर हमने क्या किया, हमने जो हमारा PYQ की माइक्रो थीम था, जिसमें लेवल 2 था, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, यहां लिखा था कंपेयर चंपारण विद खेड़ा एंड बारदोली। ओके, मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि खेड़ा और बारदोली को कंपेयर कर देगा, एका और बारदोली को कंपेयर कर देगा, एका और खेड़ा को कंपेयर कर देगा। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको ये रिवाइज होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे ये 2018 में क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग द पीजेंट अंडर्स टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। और ये एक एक लाइन की चीज है, एक दूसरे से ये चारों अलग कैसे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। अब सॉरी गाइज, वो बोर्ड में थोड़ा टेक्निकल इशू था, तो मैं लैपटॉप पे स्विच कर दिया, एंड आई थिंक लैपटॉप से और क्लियर नजर आता है, एकदम एक एक वर्ड नजर आता है।
राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड? ये इस साल के पेपर में आया था। तो ये इसका एंशियंट नेम है और ये इसका है मॉडर्न नेम। ऑलराइट, सो क्या ये यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पहली बार पूछ रही है? नहीं। इन द पास्ट दे हैव आस्क्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस बता दिया, उसके आजू बाजू कौन सी नदी बहती है, नदी का नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। जैसे एग्जाम्पल 2025 में लास्ट ईयर ही इन लोगों ने क्या पूछा था, ये टाइमलाइन दे दी थी कि आप भाई बताइए 600 टू 322 बीसी। अब आप ये बताइए ये टेरिटोरियल रीजन है और कौन सी रिवर उस रीजन में फ्लो करती है। जैसे ये अस्माका है, कंबोजा, अवंती, कोसला, ठीक है। तो ये इनके रिवर्स हैं, कहां कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो ये बिल्कुल पीवाईक्यू के लाइन एंड लेंथ पर है। जब आप अंदर का कंटेंट पढ़ोगे तो यहां पर ये डिटेल में दिया भी हुआ है। इसका ये ऋग्वेदिक पीरियड का ये मामला है, कि अगर हम इसका टाइमलाइन बात करेंगे तो समथिंग अराउंड 1500 बीसीई टू 500 बीसीई के बारे में दिया हुआ है, जहां पे ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है ये सारी चीजों का। ऋग्वेद का नाड़ी शुक्ति सुक्ता जो है, ठीक है। तो द राइट आंसर इस पुरुषिनी को राबी कहा जाता है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। ऑलराइट, सो दिस इज इट। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है और इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ओके, ये एक इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन थीम का इवोल्यूशन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ओके। ऑल्दो ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, प्रीडोमिनेंटली ये बात कर रहा है कि अमरावती स्तूपा और उसके स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो यहां पर इसकी लोकेशन पूछ दिया, दूसरी पूछ दिया कि उसके आजू बाजू क्या सांची स्तूपा है क्या, फिर उसके बाद ये पूछ दिया कि वहां पर मतलब कौन से स्कूल ऑफ स्कल्पचर से ये बना हुआ है और उसका प्रोडक्ट किस देश में जाता था। ओके, सो ये जब आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे ना, एंशिएंट इंडिया की जब मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें प्रॉपर आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, नागर आर्किटेक्चर है, फिर द्रविडियन आर्किटेक्चर है, ठीक है। देन उसके बाद मथुरा आर्किटेक्चर है, ठीक। सो ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। तो उस पे अब ये अमरावती स्तूपा आपको किस ड्यूरेशन में ये बना था, आपको तुरंत याद करना वो टाइमलाइन क्या था। उस टाइमलाइन में नॉर्थ में था या साउथ में था। तो साउथ में रहेगा तो थोड़ा द्रविडियन आर्किटेक्चर रहेगा, नॉर्थ में रहेगा तो उस टाइप का रहेगा। तो अब आप इस तरीके से डिकोड कर सकते हो इसको। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा साउथ में रहेगा, तो कहीं ना कहीं द्रविडियन आर्किटेक्चर का इस पर इम्पैक्ट है और यहां से आप इस क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हो। अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन की होगी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो यह आराम से एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। ओके, नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैव नागर स्टाइल शिखर। नागर स्टाइल शिखर समझ रहे हो ना, जैसे राम मंदिर अयोध्या जो बना है वो नागर स्टाइल में बना हुआ है। तो नॉर्थ इंडियन में जितने भी टेम्पल्स बनते हैं उनका जो शिखर होता है, जो एकदम ऊपर कोन जिसको कहते हैं शिखर, टेम्पल का कोन ऐसे, तो वो क्या है, वो नागर स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखो 2012 में यूपीएससी ने क्या पूछा था, सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि द नागर, द्रविडियन एंड विसारा आर द व्हाट। तो आप कहेंगे दे आर द मेन स्टाइल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ऑलराइट, अब यूपीएससी ने अपने आप को और इवोल्यूशन मतलब वो एक तरीके से नया वर्जन ऐड किया है, एक नया कंपोनेंट ऐड किया है। तो अब ये तो हम पूछ लिए हैं, अब इसके अंदर पूछते हैं। ऑलराइट, तो यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव नागर स्टाइल शिखर। ओके, सो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर था वो ये था, ऐहोल में और दियोघर में, ठीक है, दशावतारा टेम्पल। सो ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आप एग्जांपल्स कोट करते हो कि कौन कौन से टेम्पल जो है नागर शैली के हैं। एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स आप नोट करते हो, वहां से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। जिसका मेंस प्रिपेयर नहीं था वो नहीं कर पाया होगा इसको, ठीक है, या फिर तुक्का अगर लगाया होगा तो इंटेलिजेंट गेस लगाया हो तो कर दिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर ये क्वेश्चन था और मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यहां तो मैंने सिर्फ 2 पीवाईक्यू लगाए हुए हैं। देयर आर मेनी पीवाईक्यूज केम ऑन दी मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका यहां चेंज हुआ है। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा हूं जो हमारी माइक्रो थीम है उन सारी यहां से निकलकर चीजें आई हुई हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यूज में है ऑलरेडी।
तो जैसे 2016 में पूछा था, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज रिलेटेड टू व्हाट, आप कहेंगे ये, ठीक। फिर 2021 में पूछा कि आप बताइए मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स, या फिर टू ऑल वुमेन एज इतना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन लेजिस्लेचर रिजर्व सीट्स टू इंडिया। अब दोनों में से कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ये सही है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे दिया, मतलब कि यूपीएससी ने एक यहां पर स्टेटमेंट दे दिया कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाउ यू टेल मी कि अब इसके अराउंड क्या आंसर आपका बन सकता है, ठीक है। तो जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी, वो हिंदू मुस्लिम वाला जो बात हो रही थी, इज द वेरी नेचर ऑफ मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, डिवाइड करने की बात हो रही थी यहां पे, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या है, ये तो बेसिक है, ये तो स्टैटिक है, बाकी आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, राइट। तो दैट वाज ऑन द पैटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नाउ अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आई एम श्योर सबको परेशान किया होगा और ये टफ क्वेश्चन था भी, ठीक है। ये कुछ तो लॉजिक से निकल रहा था और ये कुछ नॉलेज से भी निकल रहा था। देखो, हड़प्पा के ऊपर क्वेश्चंस ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, 2019 में भी आए हैं। इन लोगों ने पूछा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा का साइट नहीं है, और फिर ये क्वेश्चन ध्यान से देखो ट्रेंड कैसे बदला है कि 2021 में इतना बड़ा दे दिया डिस्क्रिप्शन और बोल रहा है कि बताओ इन चारों में से किस साइट का ये डिस्क्रिप्शन है, ओके। एग्जैक्टली इसका इवॉल्व वर्जन 2026 में पूछा हुआ है क्या। अब इन लोगों ने ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे डिस्क्रिप्शन करेक्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि क्या ये डिस्क्रिप्शन एक दूसरे का सही रीजन है, क्या ये डिस्क्रिप्शन ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है ना कि दे स्टेटमेंट अबाउट दी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हड़प्पन टाउन्स, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे हड़प्पन टाउन्स को, क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, विच एविडेंस साइट शो एविडेंस ऑफ रेन वाटर, हड़प्पन साइट को प्रेजेंट डे के साइट से आप मैच करिए, ठीक है। देन हड़प्पा पोट्री और ग्रे वेयर को आप डिस्टिंगाइज कर सकते हैं, एविडेंसेस क्या है हड़प्पन के टाइम पे, तो ये सारे एविडेंस निकल कर आ रहे हैं। क्या है, देयर इज अ वाइड ऑकरेंस ऑफ स्पिंडल होल्ड इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि क्या ये तीन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव ये बता रहा है, जैसे ये इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट सजेस्ट द इमरजेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम, ओके। तो क्वेश्चन का तरीका पूछने का बस चेंज हुआ है, कंटेंट जो है वो आपका स्टैटिक है। जिन लोगों का कहना है कि नहीं मुझे चेंज कर देना चाहिए रिसोर्सेज वगैरह, तो नहीं, रिसोर्सेज चेंज नहीं करना है, ओके। ये क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन ये भी पीवाईक्यू के लाइन पर थोड़ा सा था। मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसलिए बोलूंगा बहुत लोगों ने वैदिक पीरियड से जो क्वेश्चंस आए थे उसको इग्नोर कर दिया था। क्यों? क्योंकि लास्ट वैदिक सेक्शन से जो क्वेश्चन आया है वो 2017 में पूछा गया है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्टली वैदिक ऋग्वेदिक से, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये हाई प्रायोरिटी नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। लेकिन मैंने यहां पे एक एग्जामिनर्स लाइकली फोकस में भी मेंशन किया गया है, एविडेंस ऑफ हॉर्स डोमेस्टिकेशन इन ऋग्वेदिक हाइम्स, व्हाट मेटल्स डिड ऋग्वेदिक आर्यंस नोज वर्सेस हड़प्पन्स, विच वेपन्स वर यूज्ड इन ऋग्वेदिक वॉरफेयर, और एग्जैक्टली यहीं पे क्वेश्चंस आ गया है, सारे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ गया है। हॉर्स का मतलब एक तरीके से मतलब कि मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूज किए जाते थे कि नहीं उस टाइम पे, क्या मेटल्स यूज किए जाते थे कि नहीं उस टाइम पे। अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली यहां पर यही लिखा गया है अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो, ओके। सो ऑल्दो इसका आंसर 1 और 3 है, जहां पर आप ये प्रूव कर रहा है स्टेटमेंट कि यस मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन था और कुएं में से पानी निकाल के और आगे लेकर जाने के लिए डोमेस्टिकेशन का यूज किया जाता था, ठीक है। सो आप देखिए ये सारे हमारे माइक्रो थीम के ये लेवल 2 में मेंशन किया गया था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने सीरियसली लिया होगा, पढ़ा होगा ध्यान से, क्वेश्चन निकालने की कोशिश की होगी, तो ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। बट आई नो द क्वेश्चन वॉज नॉट ईजी, लेकिन पीवाईक्यूज यही तो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ये नहीं है सब लोग पीवाईक्यू करते हैं, लेकिन उसमें से आगे क्या करना है इसीलिए हमने डिकोड किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आया हुआ है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैव डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली, देयर हैव बीन ये क्या है, देयर हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, ओके। तो डेफिनेटली देयर हैव बीन एविडेंस,
ठीक है। और ये सेम स्टेटमेंट आपका यहां पर है, बस यहां पर हॉर्स का यूज नहीं किया गया है, यहां पर एक जगह ऑक्स का यूज कर दिया है यहां पे, बट डोमेस्टिकेशन तो एनिमल चल ही रहा था, राइट। देन उसके बाद ये वाला कि कोट ऑफ मेल हेलमेट एंड वॉरफेयर ऑफ, मतलब ये यूज किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव द एविडेंस ऑफ यूजिंग देम, ठीक है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज द पावर ऑफ द पीवाईक्यूज, स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मतलब आया था इस पे ताई अहोम किंगडम पे, ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, ताई अहोम किंगडम पे आया था, इंस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो यूनेस्को हैज बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई नया नहीं है, ये मतलब कोई भी टीचर, अच्छा टीचर, मेंटोर आपको बताएगा कि बेटा 1-2 साल के यूनेस्को के जितने भी साइट्स ऐड हुए हैं उनको पढ़ लो, या फिर कहीं पर भी अगर यूनेस्को के साइट में इंडिया में अगर कहीं जिक्र भी किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में ही 2 क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी 2026 में 3 क्वेश्चंस आए हैं यूनेस्को को लेकर, मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो एक तो आया था इसका कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, इनमें से कौन कौन सा है, और उसके बाद आया था कि यूनेस्को में मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कौन कौन सा इसमें इंक्लूड है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में छाऊ डांस, दुर्गा पूजा, गरबा वगैरह, रिसेंटली तो गरबा ने रिसेंटली इंक्लूड हुआ था, सेम यहां पर है, ठीक है। ताई होम किंगडम इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को एंड दे आर ब्यूरियल ग्राउंड फॉर रॉयल किंग एंड नोबेल्स, ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंट में कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां पर भी मैंने लिखा हुआ था एग्जामिनर्स लाइकली फोकस में कि यूनेस्को इंडियन साइट्स आर इन 2023 की लिस्ट में, विच साइट वाज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज, देन टेंटेटिव लिस्ट क्या है, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, तो ऑलराइट नाउ एनवायरनमेंट में देखते हैं। सो ये है हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल्स, ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं एक्टिव रिकॉल सेशन करा रहा था तो इस पे काफी मैंने चर्चा की थी, और इनफैक्ट इसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब न्यूज़पेपर में भी बात आई थी, क्योंकि चाइना इज डोमिनेटिंग दिस। अब देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। रेयर तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ लो इसका, ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। अब 2025 में एक स्टेटमेंट क्या आया था, एक आया था सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन, इतना सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही थे, ठीक है। लेकिन यहां में मैंने लिखा हुआ था कि आपको लिंक करना पड़ेगा इंडियाज रेयर अर्थ पॉलिसी एंड क्रिटिकल मिनरल सेल्फ रिलायंस, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ओके। आपके पास 1 साल का टाइम था सब पढ़ने के लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है 2012 में, यहां स्टेटमेंट पढ़ा आपने, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट 2 लिखा है, चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग ऑफ REE फॉलोड बाय इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बॉस अपना सही है, ठीक है, चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर। तो अब यहां पर आते हैं, देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा यहां फॉलोड बाय इंडिया लिखा है, लेकिन फॉलोड बाय इंडिया नहीं होगा, वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। अब यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल, वाई, ठीक है। इसमें जो है 1 and 3 इसका आंसर सही है, विच मीन 1 and 3। अब देखिए चाइना विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम ऑफ देयर एक्सपोर्ट एंड रेयर अर्थ मेटल आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड ऑल। तो ये 2012 से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेयर अर्थ मेटल का, ओके। यहां पर हमने दिया भी हुआ है कि मे इंटीग्रेट विद ग्लोबल ट्रेड एंड टेंशन एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड देन कुड लिंक विद इंडियाज रेयर अर्थ पोटेंशियल मोनाजाइट, ओके। तो जैसे यहां पर ये क्वेश्चन देखिए आप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इतना इतना टू एस्टैब्लिश रोबोट इतना 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 इतना, ऐसे करके दिया हुआ है, एंड देन रेयर अर्थ एलिमेंट आर सेट ऑफ 13 मेटल्स एलिमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आंसर क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बन रहा है आपका, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए ये माधव नेशनल पार्क जो आया था ये प्योरली करंट अफेयर से था, और ये हमने करंट अफेयर में हमारे इन्वायरमेंट के ईयरली कंपाइलेशन में बताया भी हुआ था।
ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 2025, यहां पर भी लिखा हुआ है इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 2025, और यहां तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, देन साख्या सागर विच इज डिजाइंड एज अ रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन द नेशनल पार्क, एंड देन इट इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो ऐसा कहीं नहीं कि राजस्थान पे शेयर हो रहा है, मध्य प्रदेश वाला मामला है। सो अल्टीमेटली द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स, और कई लोगों के करंट अफेयर में आया होगा जिसने भाई अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि यार एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन तो कोई भी एक अच्छा करंट अफेयर का टीचर बता सकता था कि यार ये क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है, आ सकता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी, और अभी भी रिसेंट में भी आप देख सकते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जयराम रमेश अटैक्स ओरम ओवर ट्राइबल राइट्स नाउ, सो देयर आर मेनी थिंग्स आर बीइंग इकोलॉजी को देखते हुए चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया था इन लोगों ने कि भाई क्या है मामला, बताइए आप कि क्लाइमेट क्या है अंडमान एंड निकोबार का। तो ये देखिए, ये बता दिया आपको, ये नए पुरान कोई नया पैटर्न नहीं है। इससे पहले क्लाइमेट टाइप आता है ज्योग्राफी में, यू नो, कि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन डेसिडियस टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये लोकेशन का पूछ दिया है कि अंडमान और निकोबार में क्या टाइप ऑफ क्लाइमेट है, भाई वहां कितनी बारिश होती है, कितना मतलब रेनफॉल का सिस्टम क्या है, ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल है, ये आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन का, क्योंकि ये न्यूज में था इसलिए पूछा जा रहा है। ओके, सो अब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डिकोड हो रही है चीजें। ऑलराइट, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे किसी माइक्रो थीम या करंट अफेयर से नहीं है, ठीक है, ये कहीं नहीं है, लेकिन ये इतना इजी और इतना लाइक टू द पॉइंट क्वेश्चन था, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये आमुर फाल्कन जो है, ये कोई भी इन्वायरमेंट का टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो डेफिनेटली जब भी वो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ाएगा, जब भी वो पढ़ाएगा वेटलैंड्स के बारे में पढ़ाएगा, रामसर साइट्स के बारे में पढ़ाएगा, तो वो डेफिनेटली आमुर फाल्कन यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज होते हैं उनके बारे में जरूर बताएगा। तो मैंने यहां लिख रखा है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट आए थे, एंड जो ये लेक है हमारा दोयांग लेक इन नागालैंड, ऑल्दो इट्स नॉट अ रामसर साइट बट इट इज वेटलैंड को इसको करार दिया गया है, और इसमें नेशनल फंडिंग भी आती है। कौन करती है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये लोग फंड करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, तो ये अमूर फाल्कन की एक हिस्ट्री है नागालैंड में, वहां पहले मार मूर के खाया पिया जाता था, अब पूजा जाता है, बहुत बढ़िया हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, तो फाइनली नागालैंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर्मली लिस्ट दोयांग alongside Ye Lake and Reservoir the most critical and prominent wetland bodies in the state. ओके, सो इसको पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, टू द पॉइंट, डायरेक्ट था, कोई नया नहीं था। ठीक है, सो ये बहुत बेसिक था, जो भी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा, अमूर फाल्कन के बारे में जरूर बताया होगा। ठीक है, देखो ये 3 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था जो कि यूनेस्को पे आए हुए हैं। एक क्वेश्चन बता रहा है लेक तो तुर्काना, फिर दूसरा अपना था ये टुंगुरुआ वाल्केनो विच इज डिक्लेयर्ड एज ए ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को, कहां पर है, और फिर ये ताइहोम किंगडम, तो हम लोग देखेंगे। देयर आर 3 यूनेस्को क्वेश्चंस एंड यूनेस्कोज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्किप नहीं करना है। तो यहां आप देख रहे हैं इसका आंसर जो है 1 और 3 था। द लेक इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज ऑल्सो रेफर्ड एज जेड सी। ठीक है, एंड इट्स द लार्जेस्ट लेक डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये भी क्या है, टुंगुराहुआ वॉल्केनो जो है वो कहां पर है, इक्वाडोर में है। इसका आंसर तो खैर आप जानते ही हैं, ये वाला है। तो यूनेस्को से रिलेटेड जो भी 12 महीने के अंदर कोई न्यूज अगर आई है, ऐड किया गया है, वेटलैंड से रिलेटेड है, तो कुछ भी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यू। ये इस साल का है, 2026 का है ये। ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि 2024 में भी 2 बार यूनेस्को से क्वेश्चंस पूछा गया था। ऑलराइट, नाउ अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है मैनग्रोव्स के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2021 में क्वेश्चन आता है इतना लंबा, क्या है ये, डिस्क्रिप्शन है। ठीक, दिस इज मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, आप कहेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जब भी मैंने पीवाईक्यू करवाया है, मैंने बोला है कि ऑप्शन से स्टेटमेंट बन सकते हैं, और इस बार मैनग्रोव फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये पूरा, कि मैनग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं और क्लाइमेट रेजिलियंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या सपोर्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आपको नहीं पता है, जाइए आज आंसर की खोलिए, ओपन करिए, पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि दीज आर पीवाईक्यू बेस्ड। दूसरी चीज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट अगर आपने नहीं कवर किया तो ये आपकी गलती होगी फॉर 2027। ओके, सो दिस, अब देखो इसी क्वेश्चन को देखो, मान लो कि मैंने इस 4 लाइन के पैराग्राफ को मैंने 2 स्टेटमेंट में डिवाइड कर दिया और फिर मैंने ये ऑप्शन दे दिया, तो बात तो वही हुई ना। यहां पर इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, कि लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम और एज अ रिजल्ट सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। तो यहां पर भी आप दे देखिए, इसमें बस ऑप्शन में दे दिया गया है, मैनग्रोव्स रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर पैडी कल्टिवेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेटलैंड का मैंने यहाँ पे भी लगाया है, तो वेटलैंड से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई नया तो है नहीं, ऑलरेडी 2014 में वेटलैंड के ऊपर, 2022 में वेटलैंड के ऊपर क्या होता है ये वेटलैंड। तो जब वेटलैंड आ रहा है तो मैनग्रोव्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए हरीके वेटलैंड क्या था भाई ये, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कौन सा वेटलैंड कौन से रिवर से कन्फ्लुएंस करता है। फिर यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है और बता रहा है कि बताओ इसका सही जवाब क्या है, कि इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एंड इट्स किडनी। ठीक है, तो ये क्या बात हो रही है, बात हो रही है एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। ओके, नाउ अब देखिए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2011 और 2013 में जो क्वेश्चन आए तो उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी इसको रुक जाइए, ये क्या है, क्वेश्चन 2026 का है, पहले इसको देखिए। 2011 में क्या कर रहा है, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया और बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन कौन से सी या रिवर पर अप्लाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2013 पे देखिएगा, यहां पर दिया है नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most of the large peninsular river flows to the east. Why? तो यहां रीजन दिया हुआ है। अब यहां पर क्या किया है कि एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न अपना दिया है। यहां पर बता रहा है कि अब बताइए ये चारों रिवर हैं, ये चारों रिवर में से कौन सा फिट बैठता है, ये डिस्क्रिप्शन जो चारों हैं। ओके, तीस्ता पे बैठता है, सतलुज पे बैठता है, कि डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, इट फ्लोज फ्रॉम 3 कंट्रीज, इट हैज एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सो विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स कि यार ये कुछ नदी जो रिवर सिस्टम है वो तो फेमस है ही, ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज, तीस्ता, ब्यास, किसको नहीं पता है। तो हमें पीवाईक्यू को देख के एक आइडिया लगाना है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहां पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको दे देगा ऑप्शंस में, तो आप कहेंगे कि यार ये नया टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, बट नया टाइप का तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर लिफ्ट वैली, फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, लो लैंड स्लोप्स टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, तुम बताओ नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, तीस्ता है, अब बताओ। सेम तो वही हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम साइंस एंड टेक में। सो साइंस एंड टेक का गजब का मतलब काफी, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये कोई नई चीज नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आज से नहीं है, लगभग पिछले 8-9 सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर। अब 2018 में ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। 2018 में मैच द फॉलोइंग में बेसिक से स्टार्ट किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो यहां पर है डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, बस मैच करना था और कुछ नहीं पूछा था। देन 2020 में पूछा विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया ये सही है, ये सही है। ठीक है, आप कंटेंट पढ़ लीजिएगा। अब देखेंगे आप तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अब एक एडवांस वर्जन निकल कर आ रहा है, राइट। थीम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन आप इवोल्यूशन देखिए, 2018 में सिर्फ पूछा था कि होती क्या है, 2020 में आपसे पूछ रहा है कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगेन फिर 2026 में इस साल क्या पूछा है कि एक्सपैंड फॉर्म, और क्या क्या फीचर्स हैं आप इसके। ठीक है, कि क्या रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है किसी भी डेटाबेस में, कॉपी कर सकता है पूरा डेटाबेस, ठीक है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम क्रिएट कर सकता है, समझ रहे हो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, ये थीम है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मतलब वही है कि फिर पेपर अनप्रिडिक्टेबल आया है, फिर नहीं सॉल्व हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट।
दे आर फ्रॉम द पीवाईक्यू ट्रेंड। अब ये दो क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सेक्शन में, ठीक है। जो हमारा एयर इंडिया वाला हादसा हुआ है ना, उससे दो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो ये ब्लैक बॉक्स वाला आया है और एक एयर इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, सो ये देखिए ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता था और बेसिक है ये। दे कैरी बीकन, रेड लाइट, अंडर वाटर डिटेक्शन कर सकता है, कॉकपिट में वॉइस डेटा रिकॉर्ड कर सकता है, देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड अप ऑफ आइदर स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम, बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब पूरी जहाज फट फुट भी जाए तो ये कॉकपिट में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो सेफ रहता है, ठीक है। अब देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हम लोग सब जीपीटी यूज करते हैं, क्लॉडे यूज करते हैं और अलग अलग एआई टूल यूज करते हैं, वो क्या है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। अब इसको आप इजिली एलिमिनेट भी कर सकते थे, यहां पे क्या दिया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्रोड्यूसेस अनबायस्ड आउटपुट। अगर आप न्यूज देखते होगे तो यार अनबायस्ड कहां देता है, बायस्ड डेटा देता है, वो भी तो कोई डेटा कहीं से ले ही रहा है ना। तो 30 तो बिल्कुल ही नहीं था, ये और ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन दोनों को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप सब्जेक्टिविटी बन रही है, आप इजीली लगा सकते हो 1 और 2, है ना। सो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। आई एम श्योर कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, आपको 2 मार्क्स मिल गए होंगे इसमें। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं अगेन, ये पीवाईक्यू के लाइन लेंथ पर ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं कि सैस क्या होता है, एआई क्या होता है, ऊपर देखा आपने ब्लॉकचेन क्या होती है, ठीक है। नाउ अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है हमारा साइंस एंड टेक में ही आता है, ग्रीन हाइड्रोजन से। ग्रीन हाइड्रोजन को मैंने अपने एक्टिव रिकॉल सेशन में, अपने पीवाईक्यू डिस्कशन में कई बार बोला है कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट को, एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी हम ट्रांजिशन ले रहे हैं वो कैसे अप्लाई होती है। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखेंगे आप, आई डोंट नो ये 2020 का है या 2015 का है, सॉरी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, with reference to fuel cells in hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following. So if pure hydrogen is used as fuel, the fuel cell emits heat and water as byproduct. So ये ऑब्जेक्टिव मेरे ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जो दिया हुआ है यूपीएससी में, लिंक ग्रीन हाइड्रोजन टू एनर्जी ट्रांसमिशन, देन उसके बाद कुड अपीयर अंडर एप्लीकेशन इन ईवी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम, ओके। और ये हमने कराया हुआ है, इंटीग्रेशन पॉसिबल विथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ओके। ये देखिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में दिया हुआ है, फ्यूल सेल वर्सेस बैटरीज, ओके। अब ये देखिए ऊपर मैंने यहां पर पूरा का पूरा ग्रीन हाइड्रोजन पे एक्टिव रिकॉल कराया था, ये मेरी शीट थी। 16 मई को स्टूडेंट्स के साथ साइंस एंड टेक था मेरा, जहां डे 3 में मैंने इनको एक्टिव रिकॉल सेशन कराया था और सारा इसमें दिया हुआ है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट क्या था। ये देख रहे हो, ये टारगेट जो है वो एग्जैक्टली यहां से मिलता है इस वाले स्टेटमेंट पे, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये सारा। ऑलराइट, सो ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अचीविंग विथ नेशनल क्लाइमेट टारगेट क्या था। सो ये पीवाईक्यूज है और फिर ये हमने इसको एक्टिव रिकॉल में ब्रेनस्टॉर्म किया था। नाउ 2 चीजें हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और जेनेटिक मेडिसिन। क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें चिपकाया नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल लाइन पे हैं, दोनों प्रेडिक्टेबल लाइन पे। कैसे है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नंबर 1, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नहीं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड द प्राइमरी एम टू बिल्ड अ कैटलॉग इज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है 3 जनवरी 2020 को लाया गया था। तो देखो ये कोई नया नहीं था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पुराना है 2020 का, लेकिन अपडेट क्या हुआ था कि 2025 में जीनोम इंडिया डेटाबेस सेट हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने एक डेडिकेटेड डेटाबेस स्टैब्लिश करवाया है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हेल्थ केयर रिसर्चर्स के लिए, और ये पीआईबी में भी आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये आप देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रो थीम था लेवल 4 का, जहां पर हमने साइंस एंड टेक का वेटेज बताया था। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से लगभग 38 क्वेश्चंस आए थे। अब जब आप यहां देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ओनली जीन से रिलेटेड, ओके, जीन एडिटिंग, जीनोम साइंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीनोमिक्स, देन उसके बाद 2024 में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद जीएम क्रॉप, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक साइंस। सो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम मतलब मतलब इसको क्वेश्चंस को मतलब एक तो भूल ही नहीं पाएंगे इस तरीके से, ये समझ रहे हो कि जब इतने बार जीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया है तो हमारे इंडिया में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, क्या चल रहा है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां बन सकता है। ठीक है, ये हमारे माइक्रो थीम थी, इसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था जेनेटिक मेडिसिन का। ठीक है, जेनेटिक मेडिसिन का। ठीक है, एक्चुअली मेरे को थोड़े से वो उसका आंसर कॉन्ट्रोवर्शियल लगता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है हेल्थ केयर का, आई एम ए डाइटिशियन एज वेल, थोड़ा बहुत मतलब इन डेप्थ पता है इसमें भी। सो जैसे जेनेटिक मेडिसिन में इन लोगों ने बोला है कि भाई वो मतलब डीएनए को चेंज नहीं कर सकता, जेनेटिक मेडिसिन जो है वो डीएनए को चेंज नहीं कर सकता। तो वो ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कर सकता है। जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक मेडिसिन है वो डीएनए चेंज कर सकते हैं, जैसे क्रिस्पर कास9 है, तो जैसे एमआरएनए वैक्सीन वगैरह है वो अब रेप्लिकेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कुछ उसमें था, अब देखते हैं क्या होगा आंसर। अब ये देखिए, साइंस में एक और क्वेश्चन आया था नेशनल क्वांटम मिशन का। ठीक है, अब नेशनल, ये ध्यान से देखिएगा, बड़ा पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नेशनल क्वांटम मिशन। तो 2022 में इन लोगों ने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। तो क्यूबिट कहां मेंशन करते हैं हम लोग, क्वांटम कंप्यूटिंग की यूनिट है क्यूबिट। ठीक है, इट्स यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज क्यूबिट। अब मैंने यहां पे दिया हुआ है कंसेप्ट में अपीयर अंडर इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन, आ सकता है। ठीक है, तो जरूर पढ़ना, और आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली पूछ दिया यहां पे नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, कि इट एम्स टू एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट कंप्यूटर 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट, और फिर इट इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड सेटिंग अप 4 थेमेटिक हब्स ऑफ R&D एंड इतना इतना इतना। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर पूरा पूरा एक्टिव रिकॉल सेशन कराया था, ये 15 मई को ये वाला सेशन मैंने करवाया था एक्टिव रिकॉल का, जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर, क्यूबिट क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होती है, नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया कवर्स फ्रॉम विच पीरियड। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई थी हमारे एक्टिव रिकॉल सेशन में, जो एकदम आखिरी में हुआ था ना। दो चीजें थी, अब मुझे ये मिला नहीं लेकिन करवाया है मैंने। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि यार ये जो मैरी टाइम है हमारा, उस पर इंडिया बहुत फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी थ्रेट जो है वो हमें, जो सी वाला जो सेक्शन है, जो क्योंकि हमारा इंडिया इज कवर्ड ऐसे है हमारा, राइट, कोस्टल एरियाज काफी बड़ा है हमारा। तो अगर हम सी से रिलेटेड कोई लॉ नहीं लेकर आएंगे, कोई मिशन नहीं लेकर आएंगे, कोई उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो फिर दुश्मन जो है वो काफी ज्यादा हमारे ऊपर चढ़ सकता है। सो मैंने बोला था कि क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली। तो यहां क्वेश्चन आया हुआ है इंडियाज डीप मिशन ओशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जबकि ये मत्स्य संपदा योजना के अंदर भी ये आता है। ठीक है, तो मत्स्य वाला ठीक है, समुद्रयान ठीक है, आप ये करंट अफेयर का पार्ट भी था, ये नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया हुआ था। सेम अगर हम इसके बारे में बात करें, विजनियम इंटरनेशनल सीपोर्ट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक। ये मेरे को याद है, मैंने एमसीक्यूज करवाए थे स्टूडेंट्स को, मेरे को मिला नहीं, मैंने चिपकाया नहीं। एक तो टाइम भी बहुत जा रहा था ढूंढने में, इसलिए मैंने चिपकाया नहीं, अदरवाइज एग्जैक्टली मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और इंपॉर्टेंट था, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए थे। तो अगर जिसने भी एक्टिव रिकॉल किया होगा तो भाई उसको बल्ले बल्ले है, उसको मिल गया होगा। अब पॉलिटी में आई नो कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो थे वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आर्टिकल 13 के ऊपर क्वेश्चन था। तो आर्टिकल 13 2025 में ऑलरेडी इनडायरेक्टली पूछ दिया था। जैसे इसका स्टेटमेंट देखेंगे, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज द फंडामेंटल राइट। तो ये डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 मतलब नो ऑर्डिनेंस कैन अमेंड और अब्रिज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा, ये तो बहुत लंबा केस भी, आर्टिकल 13 का तो बहुत लंबा केस है, 1951 से इसका केस से रिलेटेड है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 13 को आप बताइए, एक्स क्या कह रहा है और वाई क्या कह रहा है, और यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया हुआ है, विच इज डी इज द राइट आंसर। बट देयर आर पीपल दे आर सेइंग कि वाई भी मतलब एक्स और वाई दोनों का व्यू होना चाहिए था, बट डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब ये दैट वाज ऑन दी फ्रीलांस ऑफ, अब बस ये है ना कि इनको वो कर दिया है, कि केस स्टडी के फॉर्म में दे दिया है इसको, रोल प्ले के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, चीजें वही हैं ये सारी की सारी। नाउ ये तो मैंने गारंटी के साथ बोला था
कि यार 5th और 6th शेड्यूल से क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने बोला था 6th शेड्यूल से क्वेश्चन 100% आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है, देखिए ये वीडियो भी ली हुई है, 100% दिस विल कम इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। क्यों आएंगे? क्योंकि लद्दाख बार बार डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल में आने के लिए, और ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का, ये हमारा शेड्यूल ट्राइब वाला, ये पूरा क्वेश्चन, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा एग्जैक्टली शेड्यूल 6 में, अगर जिसने पढ़ा होगा तो वो लगा दिया होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। इसमें शेड्यूल 6 का प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि शेड्यूल 5 है ये। ओके, तो अगर आपने पीवाईक्यू सोचो, 2015 में ही इन लोगों ने पूछ दिया था, प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ऑफ व्हाट। ठीक है, तो प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखिए ये which of the following connectivity projects are the part of cooperation between India and ASEAN member countries? ठीक है, जैसे कालाडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉर्पोरेशन एंड देन IMT ट्राइलेटरल हाईवे, अगरतला अखोरा रेल लाइन। ये देखिए, ये जब मैंने एक तो मैंने ये थीम है इसकी एशियान की 2016 में, 2017 में और 2018 में। थीम क्या है? थीम ये एक तरीके से कि RECP ऑफन अपीयर्स इन न्यूज। तो किस कंट्री ने RECP किया हुआ है? तो एशियान ने भाई रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की हुई है। देन उसके बाद किया हुआ है कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज नेगोशिएशन। क्या है? एशियान है भाई। फिर एशियान कंट्रीज में मेंबर इससे पूछे हुए थे। तो डेफिनेटली जब 3-4 बार पूछ रहा है तो आप इसके बारे में तो और पढ़ोगे ना, करंट अफेयर तो आप पढ़ोगे अच्छे से। और मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया भी हुआ था आसियान कंट्रीज क्या हैं, इनका चार्टर क्या है, की अग्रीमेंट और फोरम क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि इंडिया आसियान का रिलेशन क्या है और रीसेंट डेवलपमेंट क्या है इनका। जब मैं यही बता रहा था उसमें ही मैंने बताया था इन लोगों को कि इसके बारे में, कलाडान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, सो अगेन दैट वाज द लाइन एंड लेंथ ऑफ पीवाईक्यू। एक मेरे को बड़ा शॉकिंग फैक्टर लगा, मैंने ये बिम्स्टेक के ऊपर बोला था, मतलब कि मैंने सॉल्व करवाया था, पीवाईक्यू भी बताए थे, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिम्स्टेक के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज कि यहां तक हमारा दिमाग नहीं गया, अदरवाइज बिम्स्टेक को हमने अच्छा खासा कवर किया हुआ था। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि जरूरी नहीं कि अगर 2025 में ये आ चुका है तो 2026 में नहीं आएगा, आ सकता है अलग अलग स्कोप से। लेकिन अब ऐसा पूछ देगा बिम्स्टेक का सेंटर वेंटर, इतना तो ये एक्सपेक्ट नहीं था। बट स्टिल आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, इसके मतलब कोई सेकंड चांस हमें नहीं लेना है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये पीवाईक्यू के एकदम लाइन एंड लेंथ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज मतलब आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये बेलारूस और स्विट्जरलैंड आर नॉट यूरोपियन यूनियन, ये दो है। ये पूछती है यूपीएससी हर एक किसी बड़े यूनियन या फिर मेंबर से। जैसे 2025 में पूछा था नेटो के ऊपर कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा मेंबर है। देन उसके बाद 2018 में पूछा था आसियान कंट्रीज के इनमें से कौन सा मेंबर है। ठीक है, तो यही सेम लाइन एंड लेंथ पे इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन का पूछ दिया था। ठीक है, तो अब आपको और सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं जिसमें कई सारे मेंबर हैं। अब यह ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इकोनॉमी का सेक्शन चालू हो गया है। इकोनॉमी में काफी प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे क्वेश्चंस पेपर आए थे। तो ये क्या है? मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अब 2012 में एक क्वेश्चन बनता है, मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ यूएनडीपी सपोर्ट। तो आपको बताना है कि भाई बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है। कि मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्या है? डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट एंड सर्विसेज एट द हाउस लेवल के बारे में बात करता है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया है तो यार आप क्या ये नहीं पढ़ोगे? क्या आप मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बारे में नहीं पढ़ोगे? क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन इसको मतलब नीति आयोग का क्या रोल है इसमें, इंडिया कैसे इसको करता है? हम करेंगे, राइट, है ना, क्योंकि ये पीवाईक्यू का पार्ट है MDI और एग्जैक्टली आया भी हुआ है। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब जैसे ये है, अब एग्जैक्टली तो आपको नहीं देगा, राइट, कि एकदम गोलू सा क्वेश्चन दे देगा कि आप सॉल्व कर लो। बट अगेन जब आप डिटेल में पढ़ोगे इसके फीचर्स के बारे में, कैसे कैलकुलेट, क्योंकि ये इंडिकेटर है। ठीक है, तो इंडिकेटर को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। दो चीजें होती हैं जब आप इंडिकेटर पढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, तो दो चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो इंडिकेटर, ठीक है, एक इंडिकेटर, दूसरा कैलकुलेटर।
कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और किस पैरामीटर पे इनको देखा जाता है। ठीक है, सो अगर किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमने तो बताया था भाई कि आप पैरामीटर और ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई रिपोर्ट या इंडिसेस पढ़ोगे तो। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था एनबीएफसी के ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यूपीएससी ने 2026 में पूछा, बट 2010 में भी काफी बड़े थीम पे इन लोगों ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू एनबीएफसी इन इंडिया, अब ये बताइए, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि दे कैन नॉट एंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो कह रहे हैं ये भाई ये सही है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट। ठीक है, जिसका एक रेलेवेंस यहां से मिल रहा है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ठीक है, दूसरा, यहां पर 2024 में ये लोग पूछ रहे हैं कि भारत में एनबीएफसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो नहीं देती है, क्योंकि एलएएफ में रिवर्स रेपो और रेपो रेट होता है, तो वो एनबीएफसी के लिए नहीं होता है। ओके, सो ये मामला था यहाँ पे, जहां पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल एनबीएफसीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। फिर एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है ना कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, यहां पे दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट कॉपी करके डाल दिया है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट, एनबीएफसी कैन नॉट डिमांड डिपॉजिट। तो 2010 का स्टेटमेंट 2026 में कितना रेलेवेंट हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द रेलेवेंस ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, समझना है। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए, देयर आर 3 सब इंडिसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ द आरबीआई। ओके, अब चलो मुझे समझ में आ गया कि तुमको नहीं पता इसके बारे में, बट यू हैव डन द पीवाईक्यूज लाइक इन द पास्ट एज वेल। यू सी लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज केम 2017 में देखो, ठीक है, 2011 में देखो कैसे क्वेश्चन सारे मैं बता देता हूं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका क्या पर्पस होता है। तो आप कहेंगे भाई क्रेडिट स्मॉल बिजनेस, क्रेडिट टू मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आप कहेंगे डी, मतलब इसका ऑप्शन, ये माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इतना इतना इतना, दे बोथ इंक्लूड कंज्यूमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा। आप कहेंगे यार चारों होगा, क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, सेविंग भी देता है, इंश्योरेंस भी है, फंड का ट्रांसफर भी है। ठीक, फिर उसके बाद फिर आ गया आपका डी में, मतलब सॉरी 2010 में क्वेश्चन आया था कि आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आज कंसिडर्ड एज ए स्टेप टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब हम क्या करेंगे, क्या किया है हमने जिससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फाइनेंशियली इंक्लूडेड, इंक्लूजन है, करता है। तो आप कहेंगे कि भाई तीनों है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक, इतना इतना इतना। जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लगा देंगे टिक कि इट गिव्स इन एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, ये तीन के बारे में ये बात करता है। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ओके, सो मतलब इतना जब कुछ पढ़ ले रहे हो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम गोलू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये पूछ बता रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए ऑलरेडी काफी सालों में इन लोगों ने पूछा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ईयर तो नहीं मेंशन किया है, एक यहाँ पे 2018 है, 2017 है, एंड देन आई थिंक ये उसी के अराउंड ये क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है। ये तो 2025 का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्री अमॉन्ग द अबव आर वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों ने 2017 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप कहेंगे भाई मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि चलो 2018 में क्या दिया था कि विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो आप बताओ भीम ऐप क्या करता है, यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट, वेयर इन चिप पिन डेबिट जो है वो फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करता है, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मांगता है। तो आप कहोगे जी 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 ये सही है। देन उसके बाद यहां देखिए डिजिटल रुपी से एक ही क्वेश्चन आया है।
ओके, एक ही क्वेश्चन आया है डिजिटल रूपी से, वो क्या क्वेश्चन था, जस्ट 1 सेकेंड। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये देखो यहां क्या दिया है, यूपीआई इज रियल पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रूपी इज अकिन टू सॉवरेन पेपर करेंसी। ये देखिए एकदम लाइन कॉपी कर दी गई है, एग्जैक्टली लाइन को कॉपी किया गया है और ये लाइन स्टेटमेंट सही है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट, ठीक है। इट इंश्योर्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। इट इज फ्री कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ठीक है। तो देर इज नो, अब यहां पर देखा डिजिटल, देर इज नो सेटलमेंट ऑफ वॉलेट एंड ट्रांसफर टू अनदर वॉलेट, ठीक है। तो यहां पे कोई सेटलमेंट नहीं होता, दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके की चीज यहां पर होती है। नो डेटा इज कैप्चर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, ऐसे करके यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट यहां सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। द ओनली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इज दिस, इन बोथ केसेस यूपीआई द लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर इन द रेस्पेक्टिव बैंक, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो समझ में आ गया, पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने किया होता, माइक्रो थीम लगाई होती तो ये लग गया होता, हो गया होता। तो कभी कभी हमें अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इट्स इजी टू ब्लेम यूपीएससी, इट्स इजी टू ब्लेम लक, इट्स इजी टू ब्लेम टीचर्स, मेंटर्स, इट्स वेरी वेरी इजी कि अपना पल्ला छोड़ के उन पे डाल दो। लेकिन अगर क्या हमने ठीक किया है, क्या हमने मतलब 100% प्रिपेयर होके गए थे, क्या एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर होके गए थे? सो बहुत आसान होता है सामने वाले को ब्लेम कर देना, लेकिन मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की है और मुझे बहुत अच्छा लगा उन स्टूडेंट्स का कह के कि सर आई नो कि पेपर टफ था लेकिन मेरी भी कुछ गलती थी, मैंने भी कुछ गलत किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट यार इजी है, मैंने करवाया हुआ है, कहां, अपने उसमें एक्टिव रिकॉल में 5 मई को इकोनॉमी का हमने किया था, बैंकिंग और मॉनिटरी एक्टिव रिकॉल, यहां लिखा हुआ है व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ओके। अब जिसने एक अटेम्प्ट किया होगा भाई उसने लिख दिया होगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑन द लाइन एंड लेंथ ऑफ द पीवाईक्यूज आर देयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। मैं आपको कुछ और सोर्सेज बताता हूं जो कि हमारे करंट अफेयर से आए थे और दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हम लोग अंडरस्टैंड की बात नहीं करते हैं, एग्जाम है ओरिएंटेड। अब ये देखिए हमारी की टर्म्स है, ये शॉर्ट नोट्स है हमारी, जो हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया था चेरा डायनेस्टी और पंड्या डायनेस्टी के ऊपर, वो यहां पर कंटेंट दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस वाला ये हमारा एक मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है यूपीएससी 360, जहां पर कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड व्हाट वाज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सुभाष चंद्र बोस का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ठीक है। देन वो तालुकदार वाला था, लैंडेड एलिट्स क्या था, ये सारे हमारे दिया हुआ है, ठीक है। खैर ये छोटी छोटी चीजें मैं नहीं काउंट कर रहा हूं। देखो एका मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने उसमें मेंशन किया हुआ था अपने नोट्स में, एका मूवमेंट क्या था, कब किया गया था, 19s के टाइम पे, 91 92 वगैरह, ये पूरा मेंशन किया है। बारदोली सत्याग्रह देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1992, रेवेन्यू हाइक बाय इतना पटेल। अब इन्हीं दोनों में ये कंपेयर कर दिया है यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर था। देन ये मैंने आपको बता ही दिया है माधव नेशनल पार्क वाला, ठीक है। देन उसके बाद सागरमाला प्रोग्राम जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम में इंक्लूड था, वो इंक्लूड था, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारा दिया हुआ है। प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स के बारे में बात किया कर रहा था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें रेड नोटिस जो था, तो आईआर में जो हमारा ईयरली कंपाइलेशन है वो, चलो मैं इसको फिर भी हटा देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट अब देखते हैं, ये देखिए ध्रुव 64 इंडिजीनियस प्रोसेसर, ये डायरेक्टली हमारे मतलब दिया 1 पेजर नोट जो कि फ्री था, ये तो हम लोग निकालते हैं अपने उसमें भाई, फ्री में निकालते हैं ध्रुव इंडिजीनियस, और हमारे करंट अफेयर में तो खैर था ही था, ओके। सो जब आप इसके फीचर्स, डायमेंशन और कोर के बारे में जाएंगे, डिजाइन के बारे में जाएंगे, एग्जैक्टली यूपीएससी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इट्स ए कंप्लीट कवरेज, हमारे साइंस एंड टेक के ईयरली कंपाइलेशन में भी ये था, ठीक है। नाउ नोबेल प्राइज तो खैर अब क्या ही बोले उस क्वेश्चन को, मतलब बेकार क्वेश्चन एक तरीके से बनाया है, फर्जी का, मतलब ये तो मैं नहीं बात करना चाहूंगा उसके बारे में। देन जो वो था ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वाला, जो डीप ओशन मिशन जो मैं बोल रहा था, ये है वो, मैंने पता था मेरे को कि मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ाया है, ये है वो मिशन जो कि मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ाया था, ठीक है। ये हो गया। देन और आगे देखते हैं, स्टील आर्किटेक्चर वाला, चलो ठीक है आगे हटाओ। देन ग्रीन हाइड्रोजन वाला था, ओके। एंड देन इन स्पेस तो खैर कॉमन है, ये तो मिल जाएगा आपको। देन ड्रोन स्वाम्स क्या होते हैं,
ये हमारे सिक्योरिटी वाले में हमने कवर किया हुआ था, ड्रोन सॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक। देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो सबके में होगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी अच्छा कंटेंट बनाता होगा। हमारे में भी था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है। नेशनल क्वांटम मिशन भी हमारे उसमें था। देन समुद्रयान मिशन जो प्रिपरेशन, वो भी हमारे उसमें था, जिसमें डीप ओशन मिशन और मत्स्य के बारे में मैंने अभी बताया था ऊपर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये डीप ओशन मिशन डॉम के बारे में था, राइट। उसके बाद फिर हमारा था सुदर्शन चक्र मिशन, जो कि ऑलरेडी हमने जिक्र किया था अपने सिक्योरिटी इशू में। ईयरली करंट अफेयर का कंपाइलेशन है, तो इस बार का हिट रहा है भाई हमारा। करंटली करंट अफेयर का कंपाइलेशन वॉज सुपर हिट। करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी फंसे हुए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2027, अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमारे कोई भी नोट्स ली होगी, कोई भी प्रोग्राम लिया होगा, आपको हम MAGP 2027 पे फ्लैट 5000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्लैट 5000 का, ठीक है। मतलब जो डिस्काउंटेड फीस है उसके बाद भी 5000 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, अगर आप हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्राम ले रखे हैं, कोई भी नोट्स भी ले रखा होगा अगर आपने, तो आपको सीधा 5000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं हमारे, वो इस कोर्स को लगभग 20,000 में उनको वो परचेज कर सकते हैं डिस्काउंट लगा के। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में थे, कोई भी नोट्स ले रखी है, उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 15,000 में पड़ेगा, विच मीन्स कि प्री, मेंस और करंट अफेयर। अभी आपने देखा ही है ना किस हिसाब से हमने इसको एनालाइज किया है, क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। आई होप कि आपको एक विश्वास एक आया होगा, एक ट्रस्ट आया होगा अंदर से कि नहीं, किया जा सकता है, डुएबल है। पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 100 के 100 नहीं करने पड़ते हैं आपको। आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट 50 टारगेट है। कैसे भी करके अगर मेरा 50 सही हो जाए, मैं मेंस लिखूंगी या लिखूंगा। और उस 50 को सही करने के लिए आपको जो मैंने बताया है, करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, और फिर PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी इंपॉर्टेंट तो भाई अपना स्टैटिक पोर्शन तो है ही, जो कि हम लोग कवर करा रहे हैं प्री और मेन से रिलेटेड। और जो स्टूडेंट का सब कवर हो चुका है, आंसर राइटिंग करना चाहता है, तो नॉर्मली ये प्रोग्राम MAWP सिर्फ आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू मेंस के हम पूरा सिलेबस 3 बार कवर करा रहे हैं। और जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग करना चाहता है, उसके लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं हमारा आंसर राइटिंग का जो बैच है, प्रोग्राम है, वो कैसा दिखता है। ये है हमारे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, जो कि MAWP है और MAWP प्लस है, अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। 4 जून से ये स्टार्ट है, 31 दिसंबर तक चलेगा। और मैं इसके प्रोविजंस आपको इसके शेड्यूल में दिखा देता हूं, कैसे टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको। मैं कोर्स में जब आप जाओगे वेबसाइट पे या फिर हमारे मोबाइल ऐप पे जाओगे, तो आपको दिख जाएगा कि ब्रोशर दिख जाएगा आपको, ठीक है। 4 जुलाई से स्टार्ट है, 7 हाफ लेंथ, फिर उसके बाद 14 हाफ लेंथ, देन 7 फुल लेंथ टेस्ट है। और हर 10 दिन पे, हर संडे को, हर थर्सडे को हम लोग इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आप प्लस प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें मेरी रिकॉर्डेड मास्टर क्लास होगी पूरे पूरे मेंस की, और फिर क्लैरिटी क्लासेस होंगी, डिस्कशन क्लासेस होंगी, ओके। और यहाँ पर हम लोग सिलेबस के थ्रू टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, टॉपिक फिक्स है, उस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके आइए और फिर आंसर लिखिए आप, ओके। ये हमारा है कंटेंट, जिसके थ्रू आप बढ़िया आंसर राइटिंग कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ये डेट है, ये आपका चैप्टर्स हैं, और ये आप सोर्सेज हैं कहां से आप कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ गाइज, आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आप लिख सकते हैं कि PYQ इज स्टिल अलाइव। PYQ इज स्टिल अलाइव। जो लोग कह रहे हैं PYQ से कुछ नहीं आया है, मैंने आपको दिखा दिया है एग्जाम्पल, और आपको प्रूफ दिखा दिया है कि PYQs आर स्टिल अलाइव, एंड सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, मैं हूं आप लोगों के साथ, डोंट वरी अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत।